हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियमराज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक हम लिए हुए ब्रिटिश शासन की नीतियाँ एवं प्रभाव, जो कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो इसका आंसर पहले होगा, आप लोग बता देते हैं, कॉर्नवालिस। अब इसके बारे में हम पूरी तरह से अध्ययन करते हैं डिटेल। अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व नीतियाँ, जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, नीतियों में से एक है, पहला नीतियाँ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को हम इस्तमरारी या सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। सूर्यास्त का नियम कहते हैं। सूर्यास्त का नियम क्यों कहते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अस्थायी जो बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया जाता है। यह जो भू राजस्व की नीतियाँ, भारत के, आप लोग मैप को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, भारत के मैप के क्षेत्र में यह बंगाल में लगाया जाता है तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अवध जो कि वाराणसी क्षेत्र है, ये 3 क्षेत्रों पर लगाया जाता है। जो कि ब्रिटिश भारत जो कि भूमि था उस पर 90% यानी कितना 90% भाग पर इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और इसे ही इस्तमरारी, अभी मैंने बताया, सूर्यास्त का नियम भी बोलते हैं। जब वारेन कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है और 1793 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। तो इसी के साथ एक जो कि राजस्व विभाग का हेड हुआ करता था, जिसका नाम था सर जॉन सोर। इसका नाम था सर जॉन सोर। तो इसके मन में एक विचार आया, कितना 1789 ईस्वी में एक विचार इसके मन में आया कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो हम लोगों को राजस्व से बहुत ज़्यादा लाभ हो। तो इसी के सलाह पर इसने बोला कि ठीक है, इसको सलाह दिया, किसको, कॉर्नवालिस को, कि हम लोग ऐसी एक व्यवस्था बनाए जो अधिक से अधिक हम लोगों को पैसा है और राजस्व की अधिक से अधिक वसूली किया जाए। तो कॉर्नवालिस को इसने बोला, तो कॉर्नवालिस ने बोला ठीक है। तो इसी के नाम पर 1790 में सर जॉन सोर के राजस्व की नीति करके ऐसे लगाया गया। ये 10 वर्षों के लिए पहली बार लगाया गया था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए पहली बार लगाया गया था। थोड़ा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। 10 वर्षों के लिए लगाया गया था। तो इस 1790 से लागू किया गया था, जो कि 10 वर्ष हालांकि पूरी तरह से इसे नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्योंकि 1790 से 91 के क्रम में इसे राजस्व के बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हुए थे। इसी को आधार बनाकर इन लोगों ने पूरी तरह से इसे लागू कर दिया। और सूर्यास्त का नियम मैंने बोला था, यानी 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का नियम इसलिए बोला जाता है कि इन लोग एक डेट दिए रहते हैं कि इस डेट के दिन हमें पैसा पूरी तरह से कर के साथ देना होगा तुम्हें। तो सूर्य को डूबने से पहले, किसको, सूर्य को डूबने से पहले कर किसानों को चुकता करना पड़ता था। और एक बात मैं बताना भूल गया था इसमें कि जो कि कर को वसूली करने के लिए जमींदार को नियुक्त किया गया था। किसको? जमींदार को नियुक्त किया गया था। और भूमि का जो मालिक हुआ करता था वो जमींदार हुआ करता था। जमींदार कर को वसूल करके 10/11 यानी 10 भाग कंपनी को देता था और 1 भाग अपने पास रखता था। इसे जमींदार बहुत ज़्यादा किसानों के साथ अत्याचार करते हैं। कभी कभी जमींदार इससे ज़्यादा भी लूटते हैं किसानों से। 10 भाग तो अंग्रेजी कंपनी को देना ही है, इससे ज़्यादा किसानों से लूटकर अपने पास से रखते थे। इससे क्या होता है कि जमींदार ने किसानों को शोषण करता है। जो कि किसान है वो पूरी तरह से भूमि बेचकर मजदूर बन जाते हैं और बेरोजगार बन जाते हैं।
जिससे कृषि का पतन में एक बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और ज़मींदार, इससे क्या होता है, ज़मींदार उन लोगों से ज़्यादा कर की वसूली की वजह से इसे ददनी प्रथा या पटनी प्रथा आप लोग बोल सकते हैं। पटनी प्रथा, थोड़ा इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। स्थायी बंदोबस्त के कारण ददनी प्रथा, ददनी या पटनी प्रथा, पटनी प्रथा का जन्म होता है। इसमें क्या होता है, यानी ज़मींदार के नीचे कई ज़मींदार, जैसे एक बड़ा ज़मींदार कंपनी से एक डील किया कि मैं आपको इतना क्षेत्र में, आपको इस क्षेत्र का इतना आपको राजस्व दूंगा। ये ज़मींदार बहुत बड़ा आदमी है, उसे छोटा वाला ज़मींदार को ये सौंप दिया कि भाई तू मेरे को पैसा इस क्षेत्र से वसूल करके हमें देगा। ये ज़मींदार कर क्या करेगा कि किसानों से पैसा लेगा, ये तो अपना भी तो फ़ायदा देखेगा और इसके ऊपर ये भी ज़मींदार है, ये भी देखेगा, और इसके ऊपर कंपनी है। इसे ददनी प्रथा या पटनी प्रथा कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाया गया था। इसको देख लीजिए, डलहौजी के कार्य में चलाया गया था। अच्छा, डलहौजी के कार्यकाल कब से कब था। 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है और 1856 ईस्वी तक रहता है। तो 1856 ईस्वी में ही 1853 ईस्वी में ये मुंबई से थाड़े, कहाँ से, मुंबई से थाड़े पहली रेलगाड़ी चलाया था। और कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया था। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, डलहौजी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी वही डलहौजी है जिसे डॉक्ट्री ऑफ लैप्स लाया था, और इसे व्यापकत का सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था, गोद निषेध प्रथा में क्या होता था, डलहौजी ने ऐसा कहा था कि जो भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र अधीन है उसे क्या करता है कि राजा के पुत्र ही राजा बन सकता है। राजा के कोई अगर पुत्र नहीं है तो उसे गोद लेकर आप उसे राजा नहीं बना सकते। डलहौजी ने ये भी बात कहा था कि अगर राजा का पुत्र अगर है तो उसे राजा बनाया दिया जाएगा, अगर राजा का पुत्र नहीं है, अगर वो राजा बनता है तो जनता पर एक पूरी तरह से बोझ का काम होगा। इसीलिए गोद प्रथा निषेध वो लागू किया था। और सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा था। उसके बाद झांसी को 1853 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में 1856 ईस्वी में अवध का शासक कौन था, वाजिद अली शाह। ये वहाँ से इसको हटा करके कुशासन का आधार लगा करके इन्हें हड़प लेता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित की सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए भू व्यवस्था, अंग्रेजों की भू व्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। पहला था स्थायी बंदोबस्त, इसे ही इस्तमरारी सूर्यास्त का नियम इसे ही कहा जाता है। सेकेंड है महालवाड़ी, कौन है, महालवाड़ी। और थर्ड है रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था, 1793 ईस्वी में लाया था। कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। अभी मैंने इसका पीछे चर्चा किया था। आज हम अभी महालवाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए महालवाड़ी के बारे में देखते हैं। महालवाड़ी 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक गांव की कोई धनी व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है कि, और अंग्रेजों के द्वारा एक क्या बोलते हैं समझौता होता है। बोला जाता है कि आप इस गांव का जो भी राजस्व होगा उसे वसूल कर मेरे को दीजिएगा। अंग्रेजों ने क्या करता था, एक अनुमानित कर को लगाता था कि आप मुझे 20% 30% इस गांव से मुझे क्या कीजिएगा, टैक्स दीजिएगा। इसमें भूमि का मालिक कौन होता था, महाल, यानी कि जो कि गांव का धनी व्यक्ति था वो होता था। इससे क्या जन्म होता है, इससे कुरीतिया समाज में जन्म होती है। जो भी कृषि करने वाले किसान थे वो पूरी तरह से क्या होता है, बेरोजगार और मजदूर बन जाते। इससे भी कृषि का पतन में बहुत ज़्यादा योगदान इसका रहा। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि 1822 में। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं
रैयतवाड़ी क्या है, तो आइए इसको हम देखते हैं। थोड़ा इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। रैयतवाड़ी, रैयत मतलब होता है किसान को ही रैयत बोलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1820 ईस्वी में लाया गया था। इसके बारे में देखिए, रैयत क्या होता है, किसान और अंग्रेजी कंपनियों के मध्य डायरेक्ट एक समझौता होता है कि आप मुझे अपना खेत का या कृषि का कर मुझे दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि होता है, लेकिन अंग्रेज़ों की जो कि भू राजस्व की नीतियाँ की दरें इतनी काफ़ी थी कि किसान समय पर पैसा न देने की वजह से इनकी जो कि खेत था इन्हें बेचना पड़ता है। किसको बेचना पड़ता है, सूदखोर को। सूदखोर क्या करते हैं, सूदखोर पैसा देते हैं। धीरे धीरे पैसा देते देते किसान पर कर्जा ज़्यादा हो जाता है और सारे इनका खेत एक सूदखोर के पास चला जाता है। ये भी कुरीतियाँ जन्म लेती है। और 1820 में सबसे पहले इसे कहाँ लगाया गया था, सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास में एक जगह पड़ता है बारह महल क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। बारह महल क्षेत्र में इसे लागू किया था कौन, कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था। और उसके बाद 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो ने 1820 ईस्वी में पूरी तरह से मद्रास में लागू कर दिया था। यही दो व्यक्ति लागू किया था, इसीलिए बोला जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो ने लागू किया था। और ये किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो भारत का थोड़ा सा मैप का लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर मद्रास जगह पड़ता है, यहाँ पर भी लागू किया गया था। यहाँ पर आपको असम क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर भी लागू किया गया था। यहाँ पर एक जगह पड़ता है बम्बई, इस क्षेत्र में भी लागू किया गया था। और ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र पर 51% ये लागू किया गया था। और अभी जो महलवाड़ी मैंने बताया था उस पर 30% ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर लागू किया गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, इसको देख लीजिए क्वेश्चन, कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था के निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों यानी किसानों के साथ कौन सी व्यवस्था की गई थी, रैयतवाड़ी, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था सुरक्षा प्रदान की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रथम तार टेलीफोन या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई। ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था और 1853 ईस्वी में तार और टेलीफोन का शुरुआत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने पूरी तरह से बता दिया था कि 1853 ईस्वी में झांसी को भी हड़पा था। डॉक्टरी ऑफ स्लैब्स की नीति के तहत, गोद निषेध प्रथा के तहत इसे हड़पा था। तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमारारी बंदोबस्त, इंग्लिश में बोलते से परमानेंट सेटलमेंट, लागू किया गया था। अभी मैंने पीछे चर्चा इसका किया कि 1793 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे इस्तमारारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त या सूर्यास्त के नियम के तहत इसे लागू किया गया था। ये कौन सा क्षेत्र पर लागू किया गया था, देखिए मैं भारत का थोड़ा लोकेशन देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्र अवध के क्षेत्र में लागू किया गया था और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू किया गया था। कुल ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर 19% भाग पर लागू किया गया था। इसे सूर्यास्त का नियम कब बोला जाता है, सूर्यास्त का नियम बोलते हैं 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का नियम बोला जाता है। इसे कौन सी व्यवस्था जन्म लेती है, इसे एक व्यवस्था का जन्म लेती है ददनी प्रथा या पटनी प्रथा का जन्म लेती है। इसका मतलब क्या होता है कि ज़मींदार के नीचे कई ज़मींदारों ने व्यवस्था जन्म लेती है। इससे क्या होता है कि किसान बेरोजगार हो जाता है और बेरोजगारी की वजह से पूरी तरह से मजदूर बन जाते हैं और कृषि से होकर वो मजदूरी तक आ जाते हैं। इससे भी कृषि का पतन में मुख्य योगदान है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल को वायसराय के शासन के दौरान आरंभ हुआ। सिविल सेवा के जनक जिसे बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अभी मैंने बताया कि 1793 ईस्वी में क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और इसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में भी माना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या। लॉर्ड कर्जन वही कर्जन है कि 1905 में जो कि वायसराय रहता है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन रहता है, लॉर्ड कर्जन ही रहता है। डलहौजी के बारे में मैंने बता ही दिया, डॉक्टरी ऑफ स्लैब्स।
और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि हाँ वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में एक चीज़ और जान सकते हैं कि सती प्रथा के अंत करने में इसका अहम योगदान रहा था। 1829 में एक नियम बना था जिसे सती प्रथा का अंत करता है और इसका सहयोग करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो गवर्नर जनरल रहता है ये नियम बनाकर सती प्रथा का अंत करता है। और 1829 ईस्वी में सबसे पहले सती प्रथा का रोक बंगाल के क्षेत्र में लगाया जाता है। 1830 ईस्वी में यह बंगाल ने बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय स्वाधीनता बिल या स्वतंत्रता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई। देखिए कहाँ ऑप्शन है, हाँ इसका 4 यहाँ पर 4 लिखेगा। 4 जुलाई 1947 में लंदन में हाउस ऑफ कॉमन में इसे पहली बार पेश किया गया था और इसे 18 जुलाई 1947 में इसे शाही स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन इसका क्या कर रहा था? संचालन कर रहा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसे मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? सबसे पहले आप लोगों को औपनिवेशिक काल समझना होगा। औपनिवेशिक क्या होता है? सबसे पहले औपनिवेशिक उसे कहते हैं कि जो कोई भी एक शक्तिशाली, मान लीजिए एक देश है, ये शक्तिशाली देश है, इस पर क्या करता है? अपना शासन करता है। इस पर क्या करता है? शासन। इसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इसका क्या करता है? दोहन करता है। उसी को औपनिवेशिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इंडिया ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए? इंग्लैंड ले लीजिए। इंग्लैंड भारत को क्या बनाया था? अपना उपनिवेश बनाया था। एक डेट आता है 1776 ईस्वी में, अमेरिका जो कि एक कंट्री है वो समय वो इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। उसी समय क्या होता है कि अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है तो मुख्य रूप से भारत ही एक ऐसा देश इन लोगों के पास बचता है जहाँ से ये लोग अपना कच्चे माल प्राप्त कर सके। आप लोगों को पता होगा कि यूरोप में सबसे पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ पर बहुत सारी मशीनरी का निर्माण हुआ। मशीनरी निर्माण होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारा कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। था कच्चे माल के रूप में भारत को ही ये लोगों ने सेलेक्ट किया। इसीलिए ब्रिटिश के लोगों ने कृषि यानी एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा निवेश किया था। आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस कहाँ पर किया था? कलकत्ता में की थी। अच्छा, वारेन हेस्टिंगस के बारे में आप लोग जानते हैं, वही वारेन हेस्टिंगस है कि 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंगस ही था। अच्छा, वारेन हेस्टिंगस वही वारेन हेस्टिंगस है कि जो 1772 में लॉर्ड क्लाइव ने जो कि भारत में या बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लगाया था, उसके द्वैध शासन को क्या किया था? समाप्त किया था। यही वारेन हेस्टिंगस है। तो वारेन हेस्टिंगस के बारे में आप लोग जान गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं कि ये कब आता है? 1786 ईस्वी में भारत में आता है और 1793 ईस्वी तक भारत में क्या करता है? वायसराय के रूप में रहता है। इसी के ने स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या सूर्यास्त के नियम को बंगाल के क्षेत्र में लागू किया था। जो कि ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उस पर 19% भाग पर क्या किया था? लागू किया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का वायसराय के रूप में रहता है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसे बहुत सारे क्षेत्र को विजिट करता है और भारत के ब्रिटिश भारत क्षेत्र में मिलाता है। जैसे सतारा हो गया 1848, अवध हो गया 1856 कुशासन के आधार पर, झांसी हो गया 1853 ईस्वी में, नागपुर हो गया, संबलपुर हो गया, बहुत सारे क्षेत्र को क्या करता है? मिलाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? पार्लियामेंट्री सुधार 1919। इसे बोलते हैं सांप्रदायिकता का बीज बोने के कारण, इसी को पार्लियामेंट्री एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दे दी गई थी। जो कि मार्ले था भारत सचिव था। मार्ले मिंटो का मतलब होता है कि जो मार्ले था भारत सचिव था, मिंटो था भारत का वायसराय था। यानी लॉर्ड इससे जो कि मार्ले मिंटो सुधार जब पारित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था। और भारत का
भारत का सचिव कौन था, ब्रिटिश भारत सचिव मार्ले था। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। यहीं से सांप्रदायिकता के बीच शुरू होते हैं। अच्छा, 1917 में क्या होता, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में की गई थी। किसने की थी, गांधी जी ने की थी। किसने की थी, गांधी जी ने की थी। अच्छा, 1912 में क्या होता है, 1912 में हालांकि देखिए 1911 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का दर्जा दी जाती है, जो कि ब्रिटेन का जो कि महाराजा था, महाराजा जॉर्ज पंचम, महाराजा जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी थी विलियम मैरी। विलियम मैरी भारत में आते हैं और उन्होंने ही घोषणा किया था कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता को नहीं बल्कि इसके बजाय दिल्ली को बनाया गया था। और 1927 एक डेट आता है, 1927 में दिल्ली का नाम नई दिल्ली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नई दिल्ली कर दिया गया। और 10 फरवरी समथिंग 13 फरवरी 1931 को ये दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। ये हमारा लास्ट आज क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।